जी तो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल में। आई होप कि आप दुनिया में जहाँ से भी देख रहे हैं इंजॉय कर रहे होंगे अपने टाइम को। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरी एक्साइटमेंट की वजह यह है कि आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। बैरिस्टर नासिर अली सरदार साहब, जो कि बैरिस्टर हैं यूके में, R&A सॉलिसिटर के ये डायरेक्टर हैं। इनका जो ऑफिस है मैनचेस्टर में है, बर्मिंघम में है और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी है। तो सर, वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। नासिर सरदार साहब इमिग्रेशन में स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सालों से ये यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी मुलाकात इनसे बहुत साल पहले हुई थी और जब से मैं इनको जानता हूँ, बहुत ही काइंड इंसान और बहुत ही प्रोफेशनल। तो सरदार साहब, थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड और अपनी फर्म के हवाले से बताएंगे? वेल ये स्टोरी बड़ी लंबी है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहीं से डिग्री ली, फिर उसके बाद मैंने भारत लॉ यहाँ से किया, और उसके बाद फिर मैंने एक यहीं पे फर्म थी, उसके साथ मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर उन्होंने एक फैसला किया कि वो यहाँ से जा रहे हैं, तो मैंने उनसे वही फर्म जो है बाय कर ली। और उसके बाद फिर मैंने R&A सोलिसिटर्स को 2000 आई थिंक 16 में शुरू की थी हमने। ओके। तो आज तकरीबन 6 साल से ज़्यादा हो गए, 7 साल। 7 साल तकरीबन हो गए। तो हमने शुरू में तो हमारी एक इमिग्रेशन फर्म थी, लेकिन उसके बाद फिर हम इसमें लिटिगेशन में आ गए, फिर हम प्रॉपर्टी, और अब तो खैर कोई ऐसा एरिया नहीं है लॉ का जो हम कवर नहीं करते। और इस वक्त तकरीबन 30-35 से ज़्यादा तकरीबन हमारे स्टाफ हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो जैसा कि सरदार साहब इमिग्रेशन के स्पेशलिस्ट हैं, तो आज हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो इमिग्रेशन के हवाले से ही करेंगे। तो सरदार साहब, जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या क्या की स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास 2 रूट्स होते हैं। एक तो वो जो अंडर ग्रेजुएट्स पोजीशन पे आते हैं, और कुछ वो होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट पे आते हैं। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए तो आप यूँ समझ लें कि आपको सबसे पहले एक एग्ज़ाम होता है, जिसे हम आइल्स कहते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको शो करनी पड़ती है कि आपका इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है वो इतना है कि आप यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। तो यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 5.5 से ऊपर ऊपर जो अगर आपका स्कोर आता है तो वो आपको इजीली एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये तो पहला स्टेप होता है। ये हम बात कर रहे हैं अब इस वक्त अंडर ग्रेजुएट्स के लिए। ओके। और उसके बाद आपको ये शो करना होता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, मुख्तलिफ फीसेज होती हैं। आपको ये देखना होता है कि आपको कौन सा कोर्स जो है आपके लिए सूटेबल है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपने जो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आपने इससे पहले क्या किया हुआ है। तो उस क्वालिफिकेशन को देखते हुए आप अपनी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करते हैं, देखते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ना चाहते हैं अगर वो ऑफर कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप उस यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करते हैं, और यूनिवर्सिटी फिर उसी हिसाब से आपकी असेसमेंट करती है। और अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं आपसे कि आपकी क्वालिफिकेशन ठीक है, आपकी जो इंग्लिश का जो लेवल है वो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक है, वो फिर आपको एक कैस्ट लेटर इशू कर देती हैं। जब आपको कैश लेटर इशू हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको ये शो करना होता है कि आप की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो क्या है। तो 28 डेज़ के लिए आपको एक मखसूस अमाउंट जो है वो आपको अपने अकाउंट में रखनी होती है। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जो आपसे सारी पेमेंट अपफ्रंट ले लेंगे। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो शायद कहें कि हम आपको 5000 आप पे कर दें तो हम आपको कैश लेटर इशू कर देंगे, बाकी पेमेंट आपको बाद में करनी पड़ती है। तो ये हम बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट रूट की। सर, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने कहा कि वो फंड्स आपको 28 डेज तक अपने अकाउंट में शो करने पड़ते हैं, तो क्या वो फंड्स आपके अपने पर्सनल अकाउंट में होने चाहिए, करंट अकाउंट में, या कोई आपका वालिद या कोई आपके बहन भाई आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं? इसमें सिर्फ 2 कैटेगरीज जो हैं वो शामिल हो सकती हैं, या आपके फादर या मदर, या आपके अपने अकाउंट में। यूजुअली क्या होता है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं वो ओवर 18 ही होते हैं जी। तो यार अगर आप ओवर 18 है तो आपको अडल्ट ही कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप अडल्ट उसमें आते हैं तो फिर आपके अपने अकाउंट में हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ऐसा नहीं है किसी वजह से तो फिर आपके स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं,
इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके ब्रदर सिस्टर, तो वो इसमें शामिल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स शामिल हो सकते हैं इसमें, फादर और मदर ओनली। ठीक। यस। इसके अलावा जो आइल्स का आपने बताया कि 5.5 बैंड होना चाहिए उनको रिक्वायरमेंट्स है, तो 5.5 बैंड लाना इजी है, मुश्किल है, कैसे है ये? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप की अपब्रिंगिंग जो है वो किस किस्म की हुई है, क्या आपने मतलब किस लेवल पे आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपने यहाँ के लिहाज से अगर हम देखें तो वो ए लेवल्स की क्वालिफिकेशन के बाद होता है। तो पाकिस्तान में या इंडिया में या दूसरे मुल्कों में हम उसको कह सकते हैं कि हायर सेकेंडरी जो है। अब हायर सेकेंडरी में अगर आपका स्कोर अच्छा है, अब मतलब आपने एटलीस्ट फर्स्ट क्लास लिया हुआ है या सेकंड क्लास है, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देखें, आप जो भी कोर्स करेंगे वो यहाँ आके तो इंग्लिश में करना है। तो अगर आपका वहाँ से स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो फिर आप यहाँ पर इस कोर्स को आप कोप नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ही आएंगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बाज़ यूनिवर्सिटी वैसे आपको फिर ऑफर करती हैं बस अगर आप आते हैं और वो यूनिवर्सिटी फील करती है कि आप कोप नहीं कर पा रहे, तो आपको वहीं पर फिर वो कोर्स ऑफर कर देते हैं कि आप ईसोल लेवल का कोई कोर्स और कर लें, जो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा। इट्स बेटर कि आप जब वहाँ से आ रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से इंग्लिश का कोर्स करके आए, क्योंकि यहाँ आके आपको फिर वो बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाएगा और आपके लिए मसाइल जो है वो बढ़ भी जाएंगे। दूसरी कैटेगरी जो थी वो आती है पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। तो उसमें ये है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की है, जो कि आजकल 3 साल की हो रही है वैसे, तो आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मिल जाता है। तो वो तकरीबन 12 से 16 महीने का तकरीबन कोर्स होता है। मास्टर डिग्री आप करते हैं यहाँ से, तो उसमें आपको प्लस पॉइंट ये होता है, अगर आप मास्टर यहाँ से करते हैं या आप ग्रेजुएशन यहाँ से कर लेते हैं तो फिर आपको वो पोस्ट स्टडी वर्क का दे देते हैं। तो वो 2 साल का एक आपको वीज़ा मिल जाता है पोस्ट स्टडी वर्क का, और उसमें फिर आप यहाँ पर आप काम करते हैं, काम ढूंढते हैं, काम अगर आपको रेलेवेंट फील्ड में काम मिल जाता है, मसलन अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जो कि और आपका एम्प्लॉयर भी वही है, तो एम्प्लॉयर के पास अगर स्पॉन्सर लाइसेंस है तो एम्प्लॉयर आपको अपने लाइसेंस के ऊपर आपको स्पॉन्सर कर सकता है और उससे आप अपने उस वीज़े को स्विच करके वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन है आजकल? ये ऑप्शन है, अवेलेबल होता है, हमेशा से था, अब भी है। ओके। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट के हवाले से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इस तरह एफएससी बच्चों ने किया होता है या एफए किया होता है, तो वो यहाँ आके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं, ये ऑप्शन है क्या? देखिए, अंडर ग्रेजुएट को वैसे थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ज़ाहिर अगर आपने ग्रेजुएशन यहाँ से करनी है तो आप 3 साल की फीसेस जो है वो पे करेंगे। तो अगर आपकी रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर हैं जो कि इतनी एक्सपेंसिव तो नहीं होंगी यहाँ के मुकाबले में, तो इट्स बेटर कि आप मास्टर्स करें यहाँ से आके, डिपेंडिंग कि आपकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस क्या हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फेयर इनफ, और अगर आप समझते हैं कि आप स्ट्रगल करते हैं और तो उसके लिए फिर बेहतर है कि आप मास्टर्स रूट के लिए आएँ, क्योंकि उसमें आपके लिए ऑप्शन जो हैं वो ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक डिग्री की हुई होगी और आपकी डिग्री इफ़ इट्स टॉट इन इंग्लिश, यूजुअली आजकल जो है वो हमारे मुल्कों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 3 साल का ही कोर्स लेते हैं। तो उसमें अगर आपने बस 3 साल का कोर्स किया है तो आपको यहाँ पर उसके क्रेडिट्स जो है मिल जाएंगे। तो सरदार साहब, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो कि यूके आना चाहते हैं, यूके में स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि यूके आने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करें वो? देखिए, सबसे पहला जो मैं कम से कम जो मेरे एक्सपीरियंस में अब तक जो चीज़ें आई हैं वो ये है कि अमूमन वहाँ से लोग ज़ाहिर आपके एम्बिशंस होते हैं, आपके ख्वाब होते हैं, विच इज़ फेयर, होने भी चाहिए, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि वो प्रैक्टिकली उनकी अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है। जब वो वहाँ से आते हैं तो वो बहुत से ख्वाब लेकर आते हैं, तो यकीनन आगे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मसलन आप आए हैं तो अब आपको लैंग्वेज का एक बैरियर आपके सामने होता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, कॉमन बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ज़ाहिर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश तो नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से इक्विप्ड हैं, आपने पहले से कुछ वीडियोस देखी हुई हैं, कुछ अब अगर आपको लैंग्वेज का कोई आपने कुछ कोर्सेज कर लिए हैं या आपने इंटरेक्शन, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, आपने मैनचेस्टर आना है, तो अगर आपने मैनचेस्टर की पहले से रिसर्च की हुई है, क्योंकि सबके पास आजकल मोबाइल है, कोई मुश्किल काम नहीं, गूगल करें, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहां भी जाएं आपके पास उस इलाके की, उस जगह की इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए। फिर आते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। अब यूनिवर्सिटीज़ में भी
ज़्यादा आप फी पे कर रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं आ रहा हूँ उसकी रेटिंग क्या है। अगर किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में आप आ गए जिसकी रेटिंग बिल्कुल माइनस में जा रही है, तो आपने जो डिग्री ली है उसको क्या फ़ायदा? वो पीस ऑफ पेपर है, आपको कहीं भी ना उस पर कोई जॉब मिलेगी आपको, ना आपको कोई अदर्स को फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और चीज़ आपने अच्छा सवाल किया। हमारे बच्चे जो आते हैं ज़्यादातर, वो मुझे समझ नहीं आती कि वहाँ से वो सारे के सारे बिजनेस की डिग्री लेने क्यों आते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्किल्ड कोर्सेज भी हैं, आप वो उन चीज़ों में आप क्यों नहीं आते जहाँ आपको स्किल ले सकें। अगर आप किसी वजह से आपको मुल्क में वापस जाना पड़ता है तो आपके हाथ में कोई स्किल हो। अगर आपने एमबीए की डिग्री करेंगे तो ज़्यादा इतने ज़्यादा बिजनेसेस तो नहीं है कि आप उसको वहाँ जाके अप्लाई कर सकेंगे। مثلا अगर आप किसी स्किल में लेते हैं, कोई टेक्निकल चीज़ है, उसकी डिग्री आप यहाँ से लेते हैं, तो ज़ाहिर है उसको आप वहाँ जाके अपने कंट्री में वापस जाके अप्लाई भी कर सकते जैसे हैं। सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो आप सिविल में जाके वापस वहां जाके भी आप ये कंस्ट्रक्शन मैं में। वही कह रहा हूँ, आप कंस्ट्रक्शन देखिए ना, अब यहाँ पर एक डेवलप कंट्री में आप आते हैं तो वहां पर आपको नई चीजें सीखने को मिलती हैं जो ज़्यादा हो सकता है आपके मुल्क में ना हो। तो आपने अगर एक स्किल ले ली है तो वो ज्यादा बेहतर है कि आप जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, अगर आपने, अब हर बंदे को तो आप वाइट कॉलर जॉब जो है वो नहीं होती। तो जरूरी तो नहीं है कि अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब ही कर रहे हैं तो आप बहुत कामयाब इंसान हैं। तो कामयाबी के लिए कोई जरूरी नहीं है ये। आप स्किल जॉब के अंदर आए, स्किल में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो स्किल फील्ड्स की कोई एग्जांपल देंगे ताकि जो व्यूअर्स है वो समझ पाएं कि क्या मुराद है स्किल की फील्ड देखिए, से। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप हमारे यहाँ जैसे मेडिसिन में लोग आते हैं, ठीक है, डॉक्टर के लिए तो एक डिफरेंट बहुत हाई लेवल क्राइटेरिया है, अप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा जो छोटे कोर्सेज होते हैं, आपको छोटा कोर्स करते हैं, स्किल लेवल का कोर्स है। जैसे लॉ का कोर्स है। लॉ में भी मैं कहूँगा कि लॉ तो यहाँ पर चूंकि 3 साल का होता है, वो भी एक लेंथी कोर्स है। मैं छोटे कोर्स की बात करता हूँ। मसलन आपने रेडियोग्राफर हैं, मसलन आप प्लम्बिंग का कोर्स है, मसलन कोई इंजीनियरिंग के छोटे छोटे कोर्सेज हैं। इस तरह की चीजें आप क्यों नहीं करते जो आपको कल वहां पर भी कारआमद होंगी। अच्छा, जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे वीजा मिल सकता है? बिल्कुल वीजे मिलते हैं, डिपेंडिंग, देखे ना, फिर क्राइटेरिया मोर और लेस सेम होता है। अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि आप वाकई जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो क्यों नहीं, वीजे तो मिलते हैं। ओके, एक और चीज़ जो आपने मेंशन की अभी कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करें, तो जो मैंने देखा है जो पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे मुल्कों से अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो ये पहले सर्च करते हैं कि सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी कौन सी है, और वो ट्राई करते हैं ताकि उनको अफोर्डेबिलिटी फैक्टर भी होता है। तो सस्ती यूनिवर्सिटी के लिए जाना आपके ख्याल में सूटेबल है? देखिए, फिर वही बात है, डिपेंड करता है, आपको ज़्यादा अपनी पॉकेट भी देखनी पड़ती है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट को एक चैलेंज सबसे बड़ा फाइनेंशियल होता है। अब यहाँ आप आते हैं, आप उसके बाद देखते हैं कि मुझे काम मिल सकता है, नहीं मिल सकता। वर्क आपको 20 आवर्स की, ऑब्वियसली अगर आपको परमिशन है आप उसी के अंदर सारा बजट अपना बनाते हैं। फिर यहाँ के एक्सपेंसेस हैं। अब देखें, यहाँ पर भी काफ़ी महंगाई हो चुकी है, चीज़ें उतनी जो पहले थी उसमें ज़रा फर्क आ चुका है, तो ज़रा ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। बट स्टिल, जहां आप पैसे खर्च कर रहे हैं ना, तो उसको जरूर सर्च करें कि इस यूनिवर्सिटी की रेटिंग क्या है, क्योंकि रेटिंग बहरहाल फर्क पड़ता है। ये ऐसे नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी डजंट मीन ओनली यूनिवर्सिटी, उनका क्राइटेरिया भी देखा जाता है। सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप किस सब्जेक्ट में आके दाखिला लेते हैं। पता नहीं, आपने हो सकता है पीछे पता नहीं कौन सा कोर्स किया है, यहाँ आप आके बिजनेस करना शुरू, बिजनेस का कोर्स लेके आ गए, तो आपको ना आपका कोई बैकग्राउंड से पहले है और ना आप ये डिग्री ले रहे हैं, उसके बाद आपको उसका कोई फायदा होगा। बिल्कुल ठीक। तो मोस्टली आप टेक्निकल फील्ड में आए। तो सरदार साहब, अब हम बात करते हैं जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके में आ जाते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, उनको वीज़ा मिल जाता है, तो उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसा कि मैंने जो बहुत कॉमन या जो चैलेंजेस देखे हैं वो ये कि स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, और वो एज अ कपल आ रहे हैं, साथ उनका एक छोटा सा बच्चा भी है या 2 बच्चे हैं, और ना उन्होंने अरेंजमेंट किया होता है अपनी एकोमोडेशन का, और ना उन्होंने अपनी फाइनेंसिस का अरेंजमेंट पहले से किया होता है। यहाँ पहुंच जाते हैं, पहुंच के कहते हैं कि यार हमें तो एकोमोडेशन नहीं मिल रही, हमें घर चाहिए किराए पे। तो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, इनसे निपटने के लिए स्टूडेंट्स को क्या पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि आप जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो चैलेंजेस तो आपके सामने आएंगे, ठीक। अब ये कि उन चैलेंजेस से आप कैसे निपटेंगे, इसके लिए हमेशा रिसर्च। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ
आप रिसर्च करके आएँ। अगर आपने जिस शहर में जाना है उसके बारे में आप रिसर्च करें, देखिए वहाँ पर अकोमोडेशन की सूरत हाल कैसी है। एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है वो है कि आपके यहाँ पर अक्सर लोगों के कोई मिलने जुलने वाले होते हैं और आप बहुत ज़्यादा ना ओवर एक्सपेक्टेशन उनसे आप रख लेते हैं कि वो पता नहीं आप के लिए क्या क्या करेंगे। तो यहाँ की चैलेंजेस डिफरेंट हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उनके भी जॉब्स हैं, वो जॉब से निकल नहीं सकते, आपको शायद उतनी वो लुक आफ्टर आपकी उस तरह या सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये उसमें उनका कसूर भी नहीं है क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में आप आ रहे हैं ये कि डिफरेंट इन्वायरमेंट है। अपने मुल्कों में तो लोगों के पास बहुत टाइम होता है, यहाँ पर तो टाइम इज मनी। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि कोई आपके साथ जाएगा, आपको कहीं और लेके जाएगा, तो ये सब चीज़ें आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर आए कि यू आर ऑन योर ओन। जो काम को करना है आपको खुद करना है। देखें, ये मुल्क पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है। अगर आप एजुकेटेड हैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगी, आपको हर किस्म की फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको हर तरफ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ख़ास तौर पर देखें आजकल के दौर में तो सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसमें आपको गूगल सर्च है, आप हर चीज़ आप सर्च करें। अब आते हैं एक और इशू से फाइनेंशियल का कहा। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं कि जी हम एक सेमेस्टर की फ़ीस तो हमने पे कर दी है तो बाकी हम वहीं पर कमाएंगे और वहीं पर फीस पे करेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए मैं स्पेशली ख़ास तौर पर अगर आप फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं तो बी वेरी 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 केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर भी महंगाई है, चीज़ें महंगी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है वो अकोमोडेशन है। अब अगर हम मैनचेस्टर की बात करें तो हमें किसी जगह पर अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं। ना सिर्फ मैनचेस्टर, लंदन में तो आप भूल जाएं कि आपको कोई अकोमोडेशन जो है वो सस्ती मिलेगी, बल्कि कहीं पर भी मोरलेस एक जैसी सूरत हाल है। और जो एक आ जाती हैं तो वो बहुत महंगी होती हैं, अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये यस बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ ये है कि आप में पेशेंस होनी चाहिए और आपके अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होनी चाहिए। देखिए, जब आप मुल्क छोड़ रहे हैं ना तो आप ये जहन में रखें कि आपके सामने चैलेंजेस हैं। आप कोई ऐसी जगह पे नहीं आ रहे हैं कि जहां पर आपके लिए कोई बेड ऑफ रोजेज है। आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और सब नए आने वालों के लिए होता है। ये कोई आप कोई स्पेशल नहीं होंगे। मसलन मैं अगर अपनी बात करूंगा तो मैं कोई, जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे भी चैलेंजेस थे। अगर आज मैं यहाँ पे बैठा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे साथ को बहुत सहूलत की गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे सामने भी चैलेंजेस थे, मैंने भी चीज़ों को फेस किया, मैंने भी हार्डशिप देखी है। तो उसके बाद ही बंदा किसी का पहुंचता है। तो यकीनन हमारा ताल्लुक जिन मुल्कों से है वहाँ पर यकीनन माशी मसाइल हैं और भी एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम दूसरे मुल्क में जाएं तो कोई ऐसा काम ना करें कि जिस पासपोर्ट को हमने यूज किया है उसको यहाँ आकर हम बदनाम करना शुरू करें। बिल्कुल, ये काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने रिसेंटली फेसबुक पे ऑनलाइन डिफरेंट पोस्ट देखी हैं उन स्टूडेंट्स के हवाले से जो कि यूके आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे और यहाँ आके उनको जॉब नहीं मिलती या अकोमोडेशन नहीं मिलती, तो वो ऑनलाइन फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाते हैं कि यहाँ की लोकल कम्युनिटी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या इंडियन कम्युनिटी है वो हमें हेल्प नहीं कर रही, हमें सपोर्ट नहीं कर रही। ये लोग मतलब कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो जैसा कि सरदार साहब ने फरमाया अभी, यहाँ के जो लोग हैं उनके अपने भी प्रॉब्लम्स हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ जाएंगे, आपको जॉब दिला के देंगे, आपको घर ढूंढ के देंगे। तो आप ये चीज़ जहन में रखें कि अगर आप आ रहे हैं तो आपको अपनी सारी प्रिपरेशन पहले से करके आनी है, ना कि यहाँ पर आके आपने इन पे डिपेंड करना है जो लोग यहाँ पहले रह रहे हैं। तो सरदार साहब, जो स्टूडेंट यहाँ पर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के या एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखिए, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने कोई एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, तो ज़ाहिर उन्होंने डिग्री अपनी मुकम्मल कर ली है, एजुकेशन ख़त्म हो गई है उनकी, तो उनके लिए गुड चांसेस होते हैं कि देखिए एक मसला मैं अक्सर देखता हूँ कि जिन लोगों के सामने होता है कि वो अपनी एकदम हाई प्रोफाइल जॉब की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको कोई भी ऐसी जॉब जो आपकी फील्ड से मुतल्लिक़ है उसको अगर आपको मिलती है, आपकी उससे अगर नीचे भी अगर आपको जाना पड़ता है तो बेशक उस जॉब को ले लें, ठीक है? क्योंकि जब तक आपका रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं होगा ना तो आपको आगे जॉब नहीं मिलेगी। मतलब मेरा मतलब कहने का ये कि अच्छी जॉब शायद आपको ना मिले, लेकिन अगर आपको रेलेवेंट फील्ड में
कोई सी भी जॉब मिलती है वो जॉब करें। अच्छा, एक और चीज इस मुल्क में है जिसे हम कहते हैं वॉलंटियर वर्क। अक्सर लोगों की समझ नहीं आती इसकी वॉलंटियर वर्क से क्या मुराद है। देखिए, कहीं आप जॉब करते हैं जहां आपको कोई पे नहीं की जाती, डजेंट मैटर। जो घर पे आप वक्त सर्व करेंगे फजूल इधर उधर, उससे बेहतर अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिल जाती है जहां आपको कहा जाता है कि आप वॉलंटरी वर्क कर लें, जरूर करें। वॉलंटरी वर्क की इस मुल्क में बहुत बड़ी अहमियत है और यही चीज आपको जॉब के लिए आगे जो है वो बहुत हेल्पफुल होगी। सेकेंडली, यहाँ पर रेफरेंस बहुत मैटर करते हैं। مثلا आपने कहीं पर जॉब की है तो अगर आपका गुड रेफरेंस है तो आपके लिए आइंदा जॉब जो है वो आसान हो जाएगी। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपना वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, जो पास्ट होता है, उसको वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड किस्म का वो पेश करते हैं। पता नहीं आपने काम किया हुआ ये भी है कि नहीं भी किया हुआ, आपने सीवी में पता क्या कुछ भर देते हैं। लेकिन एक्चुअल जब आप आते हैं तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। यहाँ पर ऐसे नहीं किया जाता कि आपके सीवी को वो आपको एक टास्क देते हैं कि ओके आपने किया हुआ है, कुछ किया होगा, ओके ये हमारा टास्क है, आप ये करके हमें दे दें। तो अगर आप स्किल बेहतर है तो सीवी इतना बड़ा मैटर नहीं करेगा जितनी आपकी स्किल मैटर करेगी, क्योंकि आपको काम करके दिखाना है रादर दैन कि आपने फैंटेसी वर्ल्ड में आप रह के तो आपने क्या क्या किया हुआ है। जैसे पाकिस्तान से कई लोग वो उसको एमफिल बहुत लोग करते हैं, मुझे नहीं पता कि उसका वो क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, लेकिन मैंने देखा है कि मुझे कई लोगों ने कहा कि मैंने एमफिल किया हुआ है। तो सो बेसिकली आप किसी भी फील्ड में रहें, लेकिन उस फील्ड के ऊपर आपको मास्टर्स आपको होना चाहिए, आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। रादर दैन कि आपने सीवी में बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली आपसे कुछ पूछा जाता है तो यू नो नथिंग। तो इस चीज से अवॉइड करें। ये इस मुल्क में अगर आप यूके में या इन मुल्कों में आ रहे हैं तो बी रेलेवेंट और बी ट्रूथफुल। जो आपको आता है आप वही कहें, कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत कुछ कहने की, क्योंकि यहाँ पर जो सारे जो अंग्रेज हैं वो इतने पढ़े लिखे तो नहीं है ना। ऐसे भी तो आपको ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग लोग होंगे कि जो छोटी छोटी जॉबें कर रहे हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि लैंग्वेज ही सब कुछ होता है, नहीं। लैंग्वेज यस एक मैटर करती है, लेकिन स्किल जो होती है वो ज्यादा मैटर करती है लैंग्वेज से। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स स्टडीज कंप्लीट कर लेते हैं उनके लिए अपने वीजे को, स्टूडेंट वीजे को वर्क वीजा में कन्वर्ट करने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, खास तौर पर वो जो पोस्ट स्टडी वर्क होते हैं उनको तो अपनी प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर अगर उनको कोई जॉब यहाँ मिल जाती है, जॉब से मुराद ऐसी जॉब जो अगर उनका स्पॉन्सर जो है उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है तो वो उनको जॉब ऑफर करते हैं, तो उनकी वो जो जॉब है वो स्विच होके वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाती है। अब हो सकता है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं आपका जो स्पॉन्सर है वो बड़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन उनके पास जरूरी नहीं है कि लाइसेंस हो। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उनके लिए लाइसेंस लेना कोई इशू भी नहीं होता, वो आसानी से ले सकते हैं। स्पेशली अगर कोई अच्छी कंपनी है, गुड रनिंग कंपनी है, तो उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। मेन चीज फिर मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अपनी स्किल के अंदर रहें, अपने आप को इंप्रूव करें, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें। तो कोई ऐसा देखिए, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मुझे एक अच्छा वर्कर मिल रहा है तो मैं उसको क्यों जाने दूंगा। ऑफ कोर्स मैं उसके लिए एफर्ट करूंगा, मैं कहूंगा नहीं ये बंदा मेरे पास रहना चाहिए। और हमारे बहुत सारे लोग, मैं आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने कंपनियों को खड़ा कर दिया है, उन्होंने कंपनियों के लिए मेहनत की। हमारे लोग बहुत मेहनती हैं। आई नो कि वो बेचारे वहां पर उनको शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। जब वो लोग यहाँ आते हैं तो वो अपने स्किल्स को जाहिर करते हैं। तो माइनॉरिटी होते हैं एक दुक्का जो ऐसे, क्योंकि मेजोरिटी लोग जो हैं वो मेहनती होते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो यही हमारी मतलब पहचान भी होनी चाहिए और यही हमारे लिए अच्छी बात भी है कि हम जहां भी जाएं हम एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें और लोगों के अंदर एक अच्छी पहचान बनाएं। ये जो हमारे क्वेश्चंस थे स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, वो हमने सरदार साहब से किए और सरदार साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको एक्सप्लेन किया, बहुत डिटेल में किया, एग्जाम्पल्स के साथ किया। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। व्यूअर्स, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जो हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा है उसके हवाले से भी थोड़ी बातचीत करेंगे। तो अगर आपका कंसर्न हेल्थ केयर वर्कर्स के हवाले से या आपका इंटरेस्ट उस वीज़ा में है तो आप हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो लाजमी देखिएगा। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लाजमी आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं
उस क्वेश्चन का आंसर लेके आपको जवाब दूं। तो आज के हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आपसे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।